Hello friends, I am JP प्रजापति, your most welcome our YouTube channel GS Adda 222। दोस्तों, जैसा कि हमारे ज्योग्राफी में इंडियन रिवर्स का टॉपिक चल रहा था, सभी रिवर्स हमने कंप्लीट करा चुके हैं दोस्तों। चाहे वो हिमालयन रिवर्स हो, चाहे वो प्रायद्वीपीय रिवर्स हो, सभी पर हमने डिटेल वाइज चर्चा की है, कई क्लासों के माध्यम से की है दोस्तों। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी ये लास्ट क्लास रहेगी इंडियन रिवर्स से रिलेटेड, जिसमें टोटल रिवर्स एक ही क्लास में चर्चा करेंगे दोस्तों। चाहे वो हिमालयन नदियां हो, चाहे वो प्रायद्वीपीय नदियां हो। इससे पहले अलग अलग क्लासों में हमने चर्चा की थी दोस्तों, लेकिन इसमें डीपली चर्चा नहीं करना है दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखते हैं भारत की सभी प्रमुख नदियां, भारत की प्रमुख नदियां दोस्तों। सबसे पहले हम इंडस रिवर देखेंगे। इंडस रिवर का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत में दोस्तों सानोख्या बाब हिमानी से होता है। इंडस नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? तिब्बत में सानोख्या बाब हिमानी से होता है। सानोख्या बाब हिमानी, हिमानी कहो दोस्तों, चाहे ग्लेशियर कहो, हिमानी कहें चाहे ग्लेशियर कहें। इंडस रिवर का उद्गम यानी कि सिंधु नदी का उद्गम दोस्तों तिब्बत में सानोख्या बाब ग्लेशियर या हिमानी से होता है दोस्तों। इसके पश्चात दोस्तों ये एंट्री पॉइंट यानी कि भारत में एंट्री करती है दोस्तों चिल्लाहस। इस प्रकार से ये पाकिस्तान में बहते हुए दोस्तों और ये अरब सागर में गिर जाती है दोस्तों। लेफ्ट साइड का ये क्या है? अरब सागर, और ये क्या है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी जो राइट साइड में हमारे मैप के बंगाली खाड़ी दोस्तों, ये ईस्ट है यानी कि पूरब, और ये वेस्ट है यानी कि पश्चिम, और ये क्या दोस्तों? नॉर्थ NORTH, और ये दोस्तों साउथ SOUTH, साउथ। राइट में पूरब में दोस्तों बंगाल की खाड़ी है समुद्र, और हमारे पश्चिम में भारत के अरब सागर है, और नीचे दोस्तों क्या? नीचे इसके साउथ में हिंद महासागर। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। ओके, दिखाई दे रहा है दोस्तों। तिब्बत में सानोख्या बाब हिमानी से उद्गम होता है किसका दोस्तों? सिंधु नदी का। किसका? सिंधु नदी का। सिंधु नदी। सिंधु नदी से रिलेटेड क्वेश्चन कितने बनते हैं दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं। डिटेल वाइज आप देखना चाह रहे हैं तो पिछली वीडियो देखें इंडस रिवर से रिलेटेड दोस्तों, और उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर से रिलेटेड। सिंधु, फिर भी हम इसमें थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे दोस्तों। सिंधु नदी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी सहायक नदियाँ पूछी जाती हैं। इनमें से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है? ओके, नेक्स्ट सिंधु नदी की सहायक नदियों का क्रम पूछ लेता, ऊपर से नीचे की ओर यानी कि नॉर्थ से साउथ की ओर जो नदियां हैं सिंधु नदी की सहायक नदियां, उनका क्रम पूछ लेता है दोस्तों। और सिंधु नदी पर जो डैम वगैरह जल परियोजना है, विद्युत परियोजना है दोस्तों, इस नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी जल परियोजनाएं एवं डैम से रिलेटेड, एक ही वीडियो में कंप्लीट करा देंगे दोस्तों। सिंधु नदी से जो सहायक नदियां एक प्रकार से ये झेलम, फिर ये चेनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलज। ध्यान देंगे दोस्तों, सिंधु नदी की क्रम पूछ लेता है सिंधु नदी की सहायक नदियों का। पहली झेलम, फिर झेलम चेनाब CHE चेनाब, फिर रावी RAVI रावी, फिर व्यास, फिर सबसे नीचे सतलज।
तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज सिंधु नदी की सहायक नदियों का क्रम है दोस्तों। अधिकतर सभी नदियां चेनाब में मिल जाती हैं। सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं, चेनाब की लंबी धारा एक बहुत लंबी शाखा कहाँ जाकर पाकिस्तान में पंजनद नामक स्थान पर दोस्तों मिल जाती, किससे? सिंधु नदी से, पंजनद। आई होप आपको बच्चे समझ में आ रहा होगा। सिंधु नदी का क्रम पूछ लेता है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज दोस्तों। और झेलम मिल जाती चेनाब में, रावी मिल जाती हुई नीचे से चेनाब में, और सतलज भी मिल जाती चेनाब में। एकमात्र नदी ब्यास है दोस्तों, ब्यास मिल जाती है पंजाब में जाकर दोस्तों, किससे? PB, पंजाब में जाकर दोस्तों किससे मिल जाती है? सतलज से। और यहीं पर सतलज और ब्यास नदी का जहाँ संगम होता है पंजाब में दोस्तों, इसी संगम पर एक डैम है दोस्तों जिसका नाम है भाखड़ा नागल डैम। नाम क्या? भाखड़ा नागल डैम। तो ब्यास और सतलज का संगम होता है दोस्तों पंजाब में, यहीं पर संगम पर डैम है दोस्तों भाखड़ा नागल डैम, जो पंजाब राज्य में है। और यहीं पर एक भागीरथी नदी है दोस्तों, जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पे है। उस नदी पर, भागीरथी नदी पर दोस्तों, उस नदी पर कौन सा डैम है? टिहरी डैम। भागीरथी नदी पर दोस्तों कौन सा डैम है? भागीरथी, हिमाचल एंड पंजाब के बॉर्डर पे है। भागीरथी नदी पर डैम दोस्तों कौन सा है? टिहरी डैम, जो भारत का सबसे ऊंचा डैम है। भारत का सबसे ऊंचा डैम, भारत का सबसे ऊंचा डैम। भागीरथी नदी हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब के बॉर्डर पर डैम है इस पर, इसका नाम है टिहरी डैम, जो भारत का सबसे ऊंचा डैम है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, सिंधु नदी से और क्वेश्चन क्या बनता है? सिंधु जल समझौता से बन जाता है दोस्तों। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान में दोस्तों 1960 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। सिंधु जल समझौता 1960 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। चलो ये आप नोट डाउन खुद कर लेना। सिंधु जल समझौता दोस्तों 1960 ईस्वी में हुआ था। जल को लेकर विवाद था भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों। जिस समझौता के तहत हमने पिछली क्लास में भी बताया, इस क्लास में भी बता रहे हैं, बिकॉज इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जाता है। ऊपर की 3 नदियां हैं सिंधु, झेलम, चेनाब। सिंधु, झेलम, चेनाब का 80% वाटर पाकिस्तान यूज करेगा, जो पश्चिम की नदियां कहलाती हैं। सिंधु की सहायक पश्चिम की नदियां कहलाती हैं दोस्तों। और 20% वाटर भारत यूज करेगा। नीचे की यानी कि पूरब साइड की 3 नदियां हैं, रावी, ब्यास, सतलज। रावी, ब्यास, सतलज सिंधु की पूरब साइड की 3 सहायक नदियां कहलाती हैं दोस्तों। इन नदियों का पानी 80% भारत यूज करेगा और 20% पाकिस्तान दोस्तों। सिंधु, झेलम और चेनाब का 80% वाटर कौन यूज करेगा? पाक। और 20% बचा दोस्तों वो भारत यूज करेगा। नेक्स्ट, रावी, ब्यास, सतलज का 80% वाटर कौन यूज करेगा? इंडिया। एंड शेष 20% वाटर कौन यूज कर सकता है? पाकिस्तान दोस्तों। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सिंधु जल समझौता बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पश्चिम की 3 सहायक नदियां सिंधु, झेलम, चेनाब का 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। पूरब की 3 सहायक नदियां रावी, ब्यास, सतलज का 80% पानी
भारत यूज करेगा और 20% पाकिस्तान दोस्तों। ओके, ये सिंधु जल समझौता का डिसीजन निकला, रिजल्ट निकला दोस्तों। एकमात्र जल समझौता है दोस्तों सिंधु जल समझौता जिस पर वर्ल्ड बैंक के भी हस्ताक्षर हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो संस्था है, एक बैंक है दोस्तों, उस बैंक वर्ल्ड बैंक के भी हस्ताक्षर हैं दोस्तों। नेक्स्ट, तो सिंधु जल समझौता से रिलेटेड आपको समझ में आ गया होगा, उसकी सहायक नदियों का क्रम पूछ लेता है। एक नदी और आपको ध्यान होना चाहिए जो सियाचिन ग्लेशियर से आती है दोस्तों। ये सियाचिन आपका ग्लेशियर है ऊपर जम्मू एंड, उसमें थोड़ा हिस्सा जम्मू में, थोड़ा हिस्सा लद्दाख में पड़ता है। यहाँ से दोस्तों कौन सी नदी आती है इस प्रकार से, नुब्रा नदी, नुब्रा नदी। तो सिंधु की एक सहायक नदी और है दोस्तों जिसका उद्गम ऊपर से सियाचिन ग्लेशियर से होता है, इसका नाम है नुब्रा नदी। नुब्रा नदी दोस्तों, नुब्रा नदी सिंधु की सहायक नदी है जो राइट साइड की है, ऊपर की यानी कि राइट साइड से आती है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों हम ब्रह्मपुत्र नदी पर। सिंधु नदी की दोस्तों लगभग लंबाई 2900 किलोमीटर है दोस्तों, लगभग 2900 किलोमीटर है। नेक्स्ट, अब इसी चाणक्य बाब हिमानी के जस्ट पास में दोस्तों एक हिमानी है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, चेमा युंगडुंग। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है तिब्बत से। इस नदी की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है दोस्तों, और तिब्बत में बहता हुआ दोस्तों ये इस प्रकार से ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है। अरुणाचल प्रदेश के बाद में दोस्तों मेघालय में एंट्री करती है, फिर ये बांग्लादेश में एंट्री करती है, तत्पश्चात दोस्तों ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है दोस्तों। तो कितने देशों में बहती है, बांग्लादेश, भारत और चाइना, यानी कि तिब्बत चाइना का ही हिस्सा एक प्रकार से उसके अंडर में दोस्तों। तिब्बत में इससे क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी से, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग ग्लेशियर, सॉरी यारलुंग सांगपो, यारलुंग सांगपो। दोस्तों तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? यारलुंग सांगपो। तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं किसे? ब्रह्मपुत्र नदी को दोस्तों। कभी कभी क्वेश्चन सांगपो भी आ जाता है केवल करके, निन्वे से सांगपो नदी को, निन्वे तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन में सांगपो होगा, पूरा नहीं होगा। तो कभी कभी पूरा भी होता है यारलुंग सांगपो दोस्तों। जब ये एंट्री करती है अरुणाचल प्रदेश में, तब इसका नाम फिर से चेंज हो जाता है दोस्तों। ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है, यहाँ पर इसका नाम हो जाता है सियांग। चेक करता हूँ एक बार, दिखाई दे रहा है कि नहीं? ओके, सियांग। तो दोस्तों जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है तब इसका नाम हो जाता है सियांग नदी दोस्तों। जब ये बांग्लादेश में एंट्री करती है दोस्तों, तो बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है दोस्तों जमुना, जमुना नदी। तो किस नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, या ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस अन्य नाम से जाना जाता है? इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। बांग्लादेश में जमुना और भारत में यानी कि अरुणाचल प्रदेश में सियांग। ओके, अब जब असम में आती है तो असम में ये रियल नाम लेके आती है, तब इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। ओके, कई नाम है दोस्तों स्थान पर, एक प्रकार से जिस स्थान पर पहुंचती है वहां नया नाम ले लेती है, ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र असम।
असम में इसका नाम पड़ता है ओनली ब्रह्मपुत्र। भारत के ओनली असम राज्य में दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, और मेघालय में दोस्तों। ओके, नेक्स्ट, और अरुणाचल प्रदेश में सियांग के नाम से जानी जाती है। अब ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है, आपको पता होना चाहिए। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है, अतः यहाँ पर नदी द्वीप हैं कई, जिसमें से विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप दोस्तों माजुली है, और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप दोस्तों उमानंद है, जो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर है दोस्तों। माजुली द्वीप और सेकंड उमानंद द्वीप। दोनों असम में दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर है, आप नोट डाउन कर लेना। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, असम राज्य, ब्रह्मपुत्र नदी। ओके, विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा, सबसे छोटा, दोनों द्वीप इसी नदी पर है, उमानंद द्वीप, असम राज्य, ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों सबसे ज्यादा क्वेश्चन फंसता है, और ढोला सदिया का ब्रिज वगैरह भी है, आप पिछली वीडियो देखें और अच्छे समझ में आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, तो ब्रह्मपुत्र से इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट, अब चलेंगे हम उत्तराखंड में दोस्तों। ये हमारा उत्तराखंड है। ये उत्तराखंड से दोस्तों एक ग्लेशियर है दोस्तों, इसका नाम है गोमुख ग्लेशियर या गंगोत्री हिमानी दोस्तों। गोमुख ग्लेशियर या गंगोत्री हिमानी, गोमुख या गंगोत्री हिमानी या ग्लेशियर। उत्तराखंड के दोस्तों ऊपर वाले हिस्से से गोमुख हिमानी या गोमुख ग्लेशियर या गंगोत्री हिमानी या गंगोत्री ग्लेशियर से उद्गम होता है गंगा नदी का दोस्तों। गंगा नदी इस प्रकार से उत्तराखंड के बाद में यूपी में प्रवेश करती दोस्तों, यूपी के बाद में बिहार में प्रवेश करती है, तत्पश्चात वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है, फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इसके बाद में दोस्तों कहाँ आकर मिल जाती है, किससे? बे ऑफ बंगाल में दोस्तों किससे मिल जाती है? ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है, यानी कि जमुना से मिल जाती है दोस्तों। फिर से ध्यान देंगे, राज्य पूछ लेता है गंगा नदी किन किन राज्यों में बहती है दोस्तों? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। ओके, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओनली 5 राज्यों में बहती भारत के। इसके बाद में बांग्लादेश में एंट्री करती है, फिर बे ऑफ बंगाल में जमुना नदी यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों नदियां मिलती हैं बे ऑफ बंगाल में, तो ये एक डेल्टा बनाती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। इससे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का नाम दिया गया है, इसका नाम है सुंदरवन डेल्टा इन वेस्ट बंगाल इन भारत दोस्तों। वेस्ट बंगाल में ये सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, इसका नाम है सुंदरवन डेल्टा दोस्तों। और जब ये संयुक्त धारा मिल जाती हैं तो बे ऑफ बंगाल में इनकी संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से जानी जाती है, मेघना के नाम से जानी जाती है। यानी कि गंगा प्लस से जमुना इज कॉल्ड मेघना। मेघना का नाम ले लेती हैं, मेघना का रूप ले लेती हैं दोस्तों। बे ऑफ बंगाल में गंगा और जमुना की संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों तो गंगा नदी की सहायक नदियां हम इसमें नहीं पढ़ना है दोस्तों। नेक्स्ट, इसके बाद में यहीं पर उत्तराखंड के वेस्ट वाले भाग में एक पहाड़ी है, एक हिमानी है दोस्तों, बर्फ की ग्लेशियर है, इसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर, इस यमुनोत्री ग्लेशियर से उद्गम होता है यमुना नदी का, और जो यूपी के दोस्तों कहाँ पर मिल जाती है? प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है यमुना नदी। यमुना नदी, और यह है गंगा नदी। गंगा उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमानी या यमुनोत्री ग्लेशियर से दोस्तों उद्गम होता है यमुना नदी का, और यमुना नदी किससे मिल जाती है दोस्तों?
इलाहाबाद में प्रयागराज में जाकर दोस्तों किससे मिलती है? गंगा नदी से मिल जाती है, जो भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी पूछा जाए क्वेश्चन तो दोस्तों आंसर विल बी यमुना नदी। किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है। उत्तराखंड से उद्गम यमुनोत्री हिमानी से दोस्तों, यमुनोत्री हिमानी, यमुनोत्री हिमानी। तो उद्गम कहाँ से होता है यमुना नदी का? यमुनोत्री हिमानी से, उत्तराखंड से। उत्तराखंड और यूपी ओनली 2 राज्यों में बहती है दोस्तों। नेक्स्ट, अब यमुना नदी की सहायक नदियां हम जानेंगे दोस्तों। अधिकतर यमुना नदी की सहायक नदियां का उद्गम एमपी से होता है, मध्य प्रदेश से होता है, चंबल, बेतवा, केन। यमुना नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं दोस्तों? चंबल, बेतवा, केन। चंबल, बेतवा, केन। यमुना नदी की सहायक नदियां दोस्तों चंबल, बेतवा, केन, ट्रिब्यूटरी रिवर्स ऑफ यमुना नदी। अब चंबल नदी के बारे में दोस्तों, ये चंबल नदी के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। किन राज्यों में बहती है? एमपी, फिर राजस्थान, इस प्रकार से एमपी, फिर राजस्थान, फिर यूपी में जाकर यमुना नदी से मिल जाती दोस्तों। तो 3 राज्यों में बहती चंबल नदी, एमपी, मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर यूपी। ओके, यमुना नदी में मिल जाती है, ट्रिब्यूटरी रिवर्स ऑफ यमुना नदी कहलाती है दोस्तों। चंबल नदी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनता है माय डियर स्टूडेंट्स? चंबल नदी से क्या क्वेश्चन बनता है? चंबल नदी में बीहड़ के क्षेत्र सबसे ज़्यादा, चंबल नदी बीहड़ क्षेत्र बनाती है, यानी कि गुली इरोजन बनाती है, यानी कि बैड लैंड एरिया बनाती है, यानी नालीदार अपरदन करती है। ये कौन सी नदी सबसे ज़्यादा नालीदार अपरदन करती है? बड़ी बड़ी नालियाँ बनी हुई हैं दोस्तों किस नदी में? चंबल नदी में दोस्तों। यहाँ पर प्राचीन काल में डाकू, लुटेरे वगैरह लोग रहते थे दोस्तों, छिपते थे दोस्तों। नेक्स्ट, तो चंबल नदी, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चंबल नदी से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? कौन सी नदी सबसे ज़्यादा बीहड़ क्षेत्र बनाती है, या गुली इरोजन बनाती है, या नालीदार अपरदन करती है? चंबल नदी एमपी राज्य में दोस्तों। सहायक नदी किसकी है दोस्तों? यमुना नदी की। और इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताए थे, कोटावर है, सागर है, जो भी है 3 प्रमुख, वो हमने पिछली वीडियो में बताए, आप पिछली वीडियो देखें दोस्तों। नेक्स्ट, इसके बाद में हम देखेंगे जो हमारी पहाड़ी है दोस्तों, एक इस प्रकार से पहाड़ी है, काय की विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, जिसका नाम दिया गया है अरावली पर्वत श्रृंखला। राजस्थान राज्य में दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है दोस्तों। इस पर्वत श्रृंखला के पश्चिम भाग से दोस्तों उद्गम होता है लूनी नदी का। लूनी नदी से क्वेश्चन बहुत बनता है, कौन सी नदी को मौसमी नदी कहते हैं, यानी इनमें से कौन सी नदी मौसमी नदी है? लूनी नदी एक प्रकार से मौसमी नदी कहलाती है दोस्तों। समय समय पर जब बारिश होती है तभी इसमें वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता है, अदरवाइज ये सूखी रहती है दोस्तों। तो इसके पश्चिम भाग से, अरावली के पश्चिम भाग से, राजस्थान में अरावली के पश्चिम भाग से उद्गम होता है किसका? लूनी नदी का, और कच्छ के रण में जाकर ये विलुप्त हो जाती है। गुजरात में जो कच्छ का रण है दोस्तों, उसमें जाकर ये विलुप्त हो जाती है। कभी कभी तो ये कच्छ के रण में पहुंच भी नहीं पाती, इससे पहले उसमें सूखा पड़ जाता है दोस्तों। तो किस नदी को मौसमी नदी के नाम से जानते हैं दोस्तों? लूनी नदी को। कौन सी नदी का संगम कच्छ के रण में होता है? लूनी नदी का दोस्तों। आई होप आपको अधिकतर हिमालयन नदियों के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इससे रेफ कर दे रहा हूं। इसके बाद में प्रायद्वीपीय नदी चलेंगे। ट्वेंटी 23 मिनट्स हो चुका है दोस्तों, बस 4 से 5 मिनट और ले रहे हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, मध्य प्रदेश में दोस्तों एक पहाड़ी है, एक मैदान है, छोटा नागपुर का पठार है दोस्तों। उसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक की चोटी है दोस्तों। अमरकंटक की चोटी है। मध्य प्रदेश में किसकी चोटी सबसे ऊंची? अमरकंटक की चोटी। अमरकंटक
अमरकंटक। मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा बहुत, झारखंड में भी ये छोटा नागपुर का पठारा फैला हुआ, और अमरकंटक की चोटी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है दोस्तों। मध्य प्रदेश से पश्चिम भाग से, इसके पश्चिम भाग से दोस्तों, इस अमरकंटक की चोटी की एक खासियत है, वह पर्वत श्रृंखला बताइए, वह पहाड़ी बताइए जिसके तीन ओर से तीन नदियों का उद्गम होता है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट, अमरकंटक की तीन डायरेक्शन से, तीन दिशाओं से तीन नदियों का उद्गम होता है दोस्तों। एक तो हमारी नर्मदा नदी है इस प्रकार से, और ये MP, महाराष्ट्र और गुजरात में होते हुए दोस्तों ये कहाँ पर गिर जाती है दोस्तों, जाकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अरब सागर भी आप बोल सकते हैं। गुजरात का नीचे का एरिया, पानी का एरिया खंबात की खाड़ी कहलाता है दोस्तों। खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी का उद्गम दोस्तों कहाँ से होता है? MP राज्य अमरकंटक की पहाड़ी से दोस्तों। वह नदी बताइए भारत की जिसका बहाव पूर्व से पश्चिम है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में यानी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है दोस्तों। आंसर बोली नर्मदा नदी, और ताप्ती नदी भी, ताप्ती नदी अभी आगे बताएंगे दोस्तों। तो MP राज्य की जीवन धारा या जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है इस नदी को। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है इसे, और गुजरात की भी जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बहुत बनता है, इनमें से किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? क्योंकि गुजरात को सबसे ज़्यादा पानी अवेलेबल कराती है नर्मदा नदी, और MP को कराती है। तो मध्य प्रदेश भी क्वेश्चन बनता है और गुजरात भी बनता है। तो किस नदी को गुजरात की या मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है? तो आंसर विल बी नर्मदा नदी दोस्तों। नर्मदा नदी दोस्तों कितने राज्यों में बहती है? MP, महाराष्ट्र, MP, फिर MH, फिर गुजरात। ओके, तो नर्मदा नदी ओनली 3 राज्यों में बहती है दोस्तों। और कपिलधारा जलप्रपात, इसी नदी पर एक जलप्रपात बनाती है नदी दोस्तों, जबलपुर राज्य में MP के कपिलधारा जलप्रपात जिसे कहते हैं दोस्तों। कपिलधारा जलप्रपात कहते हैं। MP के जबलपुर जिले में कौन सा धारा प्रपात बनाती है? जलप्रपात यानी कि झरना, कपिलधारा जलप्रपात। कपिल धारा जल प्रपात, या दोस्तों इसका नाम दूसरा धुआंधार जलप्रपात। ओके, तो धुआंधार जलप्रपात भी इसे कहते हैं। MP के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी ऊपर से गिरती है, जिस झरने का निर्माण करती है, झरने को कपिलधारा जलप्रपात कहते हैं, धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। कपिलधारा का मीन्स होता है स्वच्छ धारा दोस्तों, और भारत की, दक्षिण भारत की सबसे स्वच्छ एवं पवित्र नदी है दोस्तों। सबसे स्वच्छ जल है इसका नर्मदा नदी का दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की दोस्तों। नेक्स्ट, MP राज्य से दोस्तों, इससे मैं रब नहीं कर रहा हूँ नीचे से। MP राज्य से एक नदी का उद्गम होता है, सतपुड़ा की पहाड़ी है दोस्तों। सतपुड़ा की पहाड़ी से उद्गम होता है एक नदी का, इसका नाम है ताप्ती नदी। MP, महाराष्ट्र होते हुए ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है दोस्तों। खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। नाम क्या है? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी, तो कितने राज्यों में बहती है ताप्ती नदी दोस्तों? MP और MH यानी कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बहती है ताप्ती नदी, और खंबात की खाड़ी में इसका संगम हो जाता है। अरब सागर भी आप कह सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, एक क्वेश्चन और बनता है इनसे, रिफ्ट घाटी से होते हुए बहती है। हाँ, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होते हुए बहती है दोस्तों? तो आंसर विल बी नर्मदा और ताप्ती दोस्तों। ये नदी रिफ्ट घाटी बनाती हैं दोस्तों। जो नदियाँ रिफ्ट घाटी बनाती हैं, रिफ्ट घाटी से होते हुए बहती हैं, वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। यहाँ पर डेल्टा का निर्माण ये नहीं करती हैं दोस्तों। ओके, तो कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? ओनली 2 ही नदी हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं और रिफ्ट घाटी से होते हुए बहती हैं दोस्तों। नेक्स्ट, अब इसी अमरकंटक की पहाड़ी से भी एक नदी हमने बताया। ओके, ताप्ती नदी अमरकंटक से नहीं होते हैं, इसका उद्गम होता है दोस्तों सतपुड़ा की पहाड़ी। सतपुड़ा की पहाड़ी दोस्तों। ओके, ताप्ती नदी का उद्गम, संगम
अरब सागर या खंबात की खाड़ी। ओके नेक्स्ट, अब यहीं से दोस्तों एक नदी का अमरकंटक की पहाड़ी से के नीचे से एक नदी का उद्गम होता है जो छत्तीसगढ़ होते हुए और इस प्रकार से उड़ीसा में होते हुए दोस्तों आती है और ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है दोस्तों, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है दोस्तों। इस नदी का नाम है महानदी, महानदी। अमरकंटक की पहाड़ी के दक्षिण वाले स्थान से दोस्तों उद्गम होता है किसका, महानदी का, जो कितने राज्यों में बहती है दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है। अमरकंटक के दक्षिण से कौन सी नदी का उद्गम होता है, महानदी का उद्गम होता है दोस्तों, और छत्तीसगढ़ होते हुए उड़ीसा होते हुए दोस्तों ये संगम इसका हो जाता है दोस्तों बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। इस महानदी से क्वेश्चन एक और इम्पोर्टेंट बनता है, जो महानदी उड़ीसा में एक डैम है दोस्तों, इस डैम का नाम है हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम दोस्तों किस नदी पर है, महानदी पर है दोस्तों, और ये विश्व का सबसे लंबा डैम है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा डैम कौन सा है, हीराकुंड डैम है, महानदी उड़ीसा राज्य में है दोस्तों। ओके, और अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है दक्षिण से। अमरकंटक की पहाड़ी से एक नदी का और उद्गम होता है दोस्तों, जो इस प्रकार से ये ऊपर की ओर जाती है, उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है, इसका नाम है सोन नदी, सोन नदी। सोन नदी का उद्गम होता है दोस्तों अमरकंटक के उत्तर वाले भाग से, दक्षिण से उत्तर की ओर बहते हुए गंगा नदी में मिल जाती है दोस्तों, बिहार में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है दोस्तों। कौन, सोन नदी। सोन नदी से क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बनता है, एक तो साग नदी पूछ लेता है गंगा नदी की, साग नदी निम्न से कौन सी सोन नदी हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्या होता है, भारत की उस नदी का नाम बताइए जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है दोस्तों। अधिकतर नदियां हमारी उत्तर से दक्षिण की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन एकमात्र नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहते हुए बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। आंसर विल बी सोन नदी, अमरकंटक की पहाड़ी से उद्गम होता है दोस्तों। नेक्स्ट, अब महाराष्ट्र में दोस्तों देखेंगे, महाराष्ट्र में नासिक में एक हिमानी है, एक पहाड़ी है दोस्तों, बर्फ की पहाड़ी है, जिसका नाम है त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी। यहां लिख दे रहे हैं, त्रयंबकेश्वर की चोटी दोस्तों, ये चोटी बना दी मैंने, ओके, डेल्टा की तरह। त्रयंबकेश्वर की चोटी है दोस्तों, इस नदी से उद्गम होता है गोदावरी नदी का। गोदावरी नदी दोस्तों इस प्रकार से महाराष्ट्र और फिर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में होते हुए दोस्तों ये कहाँ मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, डेल्टा का निर्माण करती है दोस्तों। तो कितने राज्यों में बहती दोस्तों, MHTE तेलंगाना और AP, थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ में भी ना के बराबर इसकी कुछ धारा निकल जाती है, लेकिन मेन धारा महाराष्ट्र तेलंगाना आंध्र प्रदेश में बहती है। और संगम कहाँ हो जाता है दोस्तों, बे ऑफ बंगाल में। उद्गम नासिक जिला महाराष्ट्र का नासिक जिला त्रयंबकेश्वर की पहाड़ी दोस्तों। ओके, तो गोदावरी रिवर से रिलेटेड एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और है दोस्तों, जो गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है कोयना नदी दोस्तों, सॉरी मंजारा नदी जो तेलंगाना में पड़ती है, मंजारा नदी पर दोस्तों एक डैम है, एक परियोजना है, जिसका नाम है दोस्तों निजाम सागर डैम। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है, निजाम सागर डैम किस नदी पर है दोस्तों, तो गोदावरी की सहायक नदी मंजारा नदी पर
तेलंगाना राज्य में। ओके, और कितने राज्यों में बहती दोस्तों गोदावरी नदी? 3 राज्यों में बहती, महाराष्ट्र, तेलंगाना, एपी, आंध्र प्रदेश में। गोदावरी नदी से और क्वेश्चन बनता है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी दोस्तों, आंसर विल बी गोदावरी नदी। और पूछा जाए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, तो गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। और पूछा जाए भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, तब भी गोदावरी नदी है दोस्तों। नेक्स्ट, अब एमएच में ही, महाराष्ट्र में ही एक, इसी के ही साइड में दोस्तों एक चोटी और है, जिसका नाम है महाबलेश्वर की चोटी। क्या नाम है? महाबलेश्वर की चोटी। महाबलेश्वर की चोटी। महाबलेश्वर की चोटी एमएच महाराष्ट्र में दोस्तों, जहां से उद्गम होता है किसका? कृष्णा नदी का। कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटका, फिर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में होते हुए दोस्तों बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो कृष्णा नदी कितने राज्यों में बहती दोस्तों? एमएच में, टीई तेलंगाना में, और के कर्नाटका में, फिर एपी। 4 राज्यों में बहती है। और गोदावरी नदी हमारी 3 राज्यों में बहती है। ओके, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, एपी, आंध्र प्रदेश, 4 राज्यों में बहती है। कौन? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के बीच में एक बेसिन बना हुआ है दोस्तों, एक बेसिन बनता है दोस्तों, जिसका नाम दिया है गोदावरी कृष्णा बेसिन। कृष्णा गोदावरी बेसिन दोस्तों, एक बेसिन है, यानी कृष्णा और गोदावरी का पानी सबसे ज़्यादा उपलब्ध होता है आंध्र प्रदेश में दोस्तों। इसका नाम है कृष्णा गोदावरी बेसिन। कृष्णा गोदावरी बेसिन। इस कृष्णा गोदावरी बेसिन में सबसे ज़्यादा कृष्णा नदी और गोदावरी नदी का पानी अवेलेबल होता है आंध्र प्रदेश को दोस्तों। इसीलिए वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश को धान का कटोरा कहते हैं, यानी कि धान की खेती अच्छी होती है दोस्तों। इससे पहले छत्तीसगढ़ राज्य को ये दर्जा प्राप्त था धान का कटोरा होने का, आज के टाइम में आंध्र प्रदेश को दोस्तों। नेक्स्ट, कृष्णा नदी पर दोस्तों 3 परियोजनाएं हैं, यानी कि 3 जल हैं। अलमाटी डैम है, श्री सैलम डैम है, और एक नागा अर्जुन सागर डैम है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कृष्णा नदी से रिलेटेड। अलमाटी डैम, अलमाटी डैम इन कर्नाटक, कर्नाटक राज्य। फिर श्री सैलम, श्री सैलम, और नागा अर्जुन सागर डैम, नागा अर्जुन सागर डैम इन एपी। ओके दोस्तों, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर 3 डैम है दोस्तों, एक अलमाटी डैम कर्नाटक राज्य, श्री सैलम डैम और नागार्जुन सागर डैम। ये दोनों डैम आंध्र प्रदेश में है। कृष्णा नदी से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये पूछे जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, इसके बाद में लास्ट नदी और बची दोस्तों हमारी कावेरी नदी। टाइम भी बहुत हो रहा है, बस। कावेरी नदी का उद्गम दोस्तों होता है हमारा कहाँ से? कर्नाटक राज्य से, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। बड़ा परेशान कर रही है मक्खी मुझे, पहाड़ी। और दोस्तों कर्नाटक का कुर्ग जिला है, कुर्ग जिला। तो कर्नाटक के पश्चिम वाले एरिया से दोस्तों ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। और किस जिले में? कर्नाटक कुर्ग जिला में है। इससे उद्गम होता है नदी का, कावेरी नदी का। और इस प्रकार से दोस्तों ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। कावेरी नदी 2 राज्यों में बहती है दोस्तों, कौन कौन से? कर्नाटक, KR कर्नाटक, एंड तमिलनाडु, TAMIL तमिलनाडु दोस्तों। तो कावेरी नदी दोस्तों, नाम है इसका कावेरी नदी। इसका नाम मैं लिख ले रहा हूँ कृष्णा नदी, कृष्णा नदी। इसका नाम मैंने लिख दिया है, शायद नहीं लिखा है, इसका गोदावरी नदी। गोदावरी नदी, फिर कृष्णा नदी, फिर कावेरी नदी। कभी कभी सीरीज पूछ लेता है प्रायद्वीपीय नदियों का दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। तो कर्नाटक राज्य तमिलनाडु में बहती है दोस्तों, नाम है इसका
कावेरी नदी। कावेरी नदी से दोस्तों एक ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनता था पहले, कौन सी नदी, जिनमें से कौन सी नदी तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य जल विवाद रखती है, या कौन सी नदी का जल विवाद कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों के मध्य है दोस्तों? आंसर विल बी कावेरी नदी। तो कावेरी नदी का जल विवाद था दोस्तों, काफ़ी सालों से था दोस्तों, बिटवीन कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में था, और जल को लेकर विवाद था कि हम ज़्यादा जल इसका अवेलेबल करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, यूज करेंगे कि हम यूज करेंगे। तो इसका विवाद अब मोदी जी की सरकार में दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। अब इस विवाद के अनुसार इस रिजल्ट निकला दोस्तों जल विवाद से कि कर्नाटक राज्य को कावेरी नदी का सबसे ज़्यादा वाटर मुहैया होगा या प्राप्त होगा दोस्तों। तो कावेरी नदी से दोस्तों 2 पॉइंट बनते हैं, जल विवाद से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनता है। और एक बनता है शिव समुद्रम जलप्रपात। कर्नाटक राज्य में दोस्तों क्या है? शिव समुद्रम जलप्रपात एक झरना है जिसका नाम है शिवे समुद्रम। शिव समुद्रम जलप्रपात दोस्तों कहाँ पर है? कावेरी नदी पर है, कर्नाटक राज्य में दोस्तों। कावेरी नदी 2 राज्यों में थी, कर्नाटक और तमिलनाडु में दोस्तों। आई होप आपको बच्चे समझ में आ गया होगा। मेन पॉइंट हमने इस वीडियो में बताए हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। और दोस्तों अगर आप डिटेल वाइज पढ़ना चाह रहे हैं तो आप हमारी पिछली वीडियो ज़रूर देखें, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वीडियो डिटेल वाइज आप देख सकते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट। जय हिंद दोस्तों।